तो इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल पेज की फुल जर्नी और उससे देखेंगे हम वेब के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कैसे गूगल पेज लोड होने में हम सर्वर क्लाइंट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें करता है गूगल अपने वेब पेज में। तो स्टार्ट करते हैं कि इनकॉग्निटो ब्राउज़र से। तो इनकॉग्निटो मोड में मैंने खोल रखा है और इसमें हम डेव टूल्स ओपन करेंगे। डेवलपर टूल्स को मैं नीचे डॉक कर लेता हूँ और इसमें नेटवर्क टैब ओपन करके देखते हैं। तो नेटवर्क टैब इस तरह से पोजिशन्ड है। अब हम google.com से स्टार्ट करेंगे। तो google.com मैंने टाइप किया, एंटर किया, तो यहाँ काफ़ी सारी रिक्वेस्ट गई हैं और नीचे करके इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गूगल का जो होम पेज है वो लोड हुआ है, ये चीज़ें लोड हुई हैं। अब एक वन बाय वन देखते हैं कैसे रिक्वेस्ट गई हैं और कैसे सब कुछ हुआ है। तो सबसे पहले google.com पे हमने रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट यूआरएल जो आपने टाइप किया ऑब्वियसली वही होगा। उसके बाद में गेट रिक्वेस्ट थी जो यूआरएल ब्राउज़र से होती है। फिर यहाँ पे 301 है, इसका क्या मतलब होता है? रीडायरेक्शन। तो हमारे प्रीवियस सर्वर कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, लिंक में दिया हुआ है। तो एक रीडायरेक्शन हुआ है। रीडायरेक्शन का मतलब दूसरे यूआरएल पे भेज दिया है इसने, आपको कुछ रिस्पांस नहीं दिया है। तो यहाँ लोकेशन भी दी हुई है रिस्पांस में कि www.google.com पे भेजा है, तो www एक्स्ट्रा लग गया, दूसरी जगह चले गया। इसके अलावा यहाँ एक रिमोट एड्रेस यानी सर्वर का एड्रेस भी है। तो ये एड्रेस क्या है? और ये पोर्ट नंबर 443, ये HTTPS का होता है, ये भी आप हमारे पोर्ट्स वाले वीडियो में देख सकते हो। तो रिमोट एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ और व्हाट इज़ माई IP ऐसे करके बहुत सारी साइट हैं, उनमें से किसी पे भी जाके आप चेक कर लीजिए। स्पेशल चीज़ ये है कि ये IPv6 है। ये तो मेरा IP आ रहा है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हम सर्वर का IP देखना चाह रहे हैं कि ये IP है क्या, कहाँ से आया है। तो सर्च करते हैं तो ये हमको बता रहा है कि ये गूगल LLC, गूगल की कंपनी का ही IP है। उनका डेटा सेंटर ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स सिडनी में जहाँ पे है, वहाँ से हमको रिस्पांस आया है। तो गूगल के सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड है, कहीं से भी आपको रिस्पांस आ सकता है, वो उनके ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंडेंट है। तो ये तो हो गया कि गूगल, ये सब किया किसने? DNS ने। तो इसके लिए आप DNS समझें कि DNS कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंटेंट की लेंथ, वैसे भी वो केवल रिलोकेट हुआ है तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू में भी देखोगे तो नो कंटेंट अवेलेबल, यहाँ कुछ रिस्पांस होता तो रिस्पांस दिखाई देता। तो प्रीव्यू और रिस्पांस में ब्लैंक, क्योंकि हमने रीडायरेक्शन कर लिया। इसके अलावा रिस्पांस के हेडर्स में देखते कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। कंटेंट लेंथ है, फिर टेक्स्ट HTML है। ये इनका सर्वर है GWS, तो इनका कुछ सर्वर है GWS, वरना यहाँ कई बार अपाचे या आपके सर्वर का मॉडल होता है। इसके अलावा ये इनकोडिंग है, gzip वगैरह। तो gzip यानी कंप्रेशन, किस तरह से आप कंप्रेशन एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये लोकल हमारी रिक्वेस्ट के पार्ट हैं। तो क्रोम है, 86 आर्किटेक्चर है, 64 बिट है, मैक OS है। इसके अलावा भी एक चीज़ आप लास्ट में देखोगे तो यूज़र एजेंट है। तो ये सब हमने रिक्वेस्ट में भेजे हैं। रिक्वेस्ट में हेडर में क्या है? क्रोम है, सफारी है, मोजिला है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हैं? तो इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए कि यूज़र एजेंट में ये क्या मचा हुआ है, ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे आई हुई हैं। इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर है और ये ब्राउज़र की हिस्ट्रीज से रिलेटेड है। तो अब लोकेशन पे जाते हैं, नेक्स्ट URL यानी जहाँ उसने रीडायरेक्ट किया। तो रीडायरेक्ट किया google.com पे। ये अगेन गेट रिक्वेस्ट है और ये जो IP एड्रेस भी होगा ये ऑलमोस्ट उसी डेटा सेंटर का होगा, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है बट वहीं का ही कहीं का होगा। बस अब www डोमेन पे हम गए। स्टेटस कोड 200 यानी ओके, यानी इसने अपना काम कर दिया है, कुछ रीडायरेक्ट वगैरह नहीं हुआ है। तो रिस्पांस में क्या है? तो रिस्पांस के हेडर्स देखते हैं। तो शुरू में तो कुछ अननोन से हेडर हैं जो गूगल ने ही कुछ सेट किया है। उसके अलावा कंटेंट लेंथ 44,000 यानी 44 KB के आसपास टेक्स्ट डेटा आया, यानी काफ़ी आया होगा। और कंटेंट टाइप टेक्स्ट HTML है। रिस्पॉन्स देखते हैं तो यहाँ पे एक HTML तो है पर HTML जैसा नहीं लग रहा। ये एक्चुअली में इसमें काफ़ी कुछ जावास्क्रिप्ट भी है और ये कंप्रेस्ड है, अग्लीफाइड है। तो इस वजह से गूगल का कोड आप नहीं समझ पाओगे, पर ये कुछ कोड तो उसने भेजा है रिस्पॉन्स में, जिससे कि इनिशियल पेज लोड होता होगा गूगल का। पर ये पेज में CSS फॉन्ट्स कई चीज़ें मिसिंग होंगी। तो प्रीव्यू में आप चेक करो कैसा पेज लोड होता अगर केवल यही फाइल आती। तो कुछ अलग सा ही दिख रहा है। यहाँ पे सर्कल्स क्या हैं, ये डॉट्स बड़े बड़े। तो ये डॉट्स एक्चुअली में ये वाले डॉट्स हैं, यहाँ पे आप दिख रहे हो। तो वो थोड़ा सा भी लेआउट लोड नहीं हुआ। HTML विदाउट CSS कैसा होता है आपको पता ही है। ये सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, आई थिंक ये हो सकता है या इससे भी पहले कुछ लोड होता होगा। ये सर्च बॉक्स है जो एकदम प्लेन सर्च बॉक्स है, कुछ क्रॉस का साइन है। ये वो माइक है जो कई बार हमको दिखाई देता है कि आप ऑडियो भी कमांड दे सकते हो।
इसके अलावा बेसिक HTML यहाँ दिख रहा है बिना किसी अच्छी फॉर्मेटिंग के। तो ये पूरा रिस्पॉन्स हमारे पास आया है। इसमें ये HTML है लेकिन कुछ हिडन जावास्क्रिप्ट भी है जो आप देख रहे हो। तो यानी बेसिक गूगल की फंक्शनलिटी तो हो सकता है इसी फाइल के बाद लोड हो गई होगी। ऑटो कंप्लीट, ये सब ट्रेंडिंग वगैरह वो आगे आएगा। बाकी आप रिस्पॉन्स में देखिए तो इंटरेस्टिंग चीज़ है सेट कुकी। तो सेट कुकी में आप देखो ये 1p jar कुछ है, इसमें आज की तारीख है और कुछ R भी है, शायद वो नोट कर रहा है कि कब ये रिक्वेस्ट की गई है, उससे रिलेटेड एक कुकी उसने जनरेट की। तो सेट कुकी मतलब सर्वर कमांड दे रहा है हमारे ब्राउज़र को कि ये कुकी सेट कर दो, जैसे AEC नाम की कुछ कुकी, और एक एक्सपायरी डेट भी दे रहा है। तो 3 जगह उसने सेट कुकी भेजा, तो 3 कुकीज़ सेट हो जाएंगी हमारे ब्राउज़र पे। तो इससे क्या होगा, जब भी ब्राउज़र नेक्स्ट रिक्वेस्ट करेगा कभी गूगल को पता होगा कि इस बंदे ने पहले क्या इन्फॉर्मेशन भेजी थी। तो एक तरह से आपका रिकॉर्ड सेट किया जाए। इसलिए कुकी के लिए साइट हमेशा परमिशन मांगती है। तो 1p jar, AEC, ये 3 यहाँ साइड में भी चेक कर सकते हो। कुछ कुकीज़ तो 1-1 साल की हैं, 2023 में एक्सपायर हो रही हैं। तो कुकी से कुछ इन्फॉर्मेशन उसने सेव कर ली है, कुछ हमारे समझ में आ रही है, कुछ कोड्स हैं। फिर रिक्वेस्ट हेडर्स हैं, ये जो आपने भेजे थे www.google.com, और आपने बाकी जो पिछली रिक्वेस्ट में भेजे था काफ़ी कुछ वैसा ही है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट लोड हुई है, तो ये उसी HTML में कहीं लिखी हुई होगी पिछले में कि ये लोड करना है। तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट है जो गूगल के सर्च से रिलेटेड होगी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रीव्यू में फॉर्मेटेड दिखेगा, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं है, कोड काफ़ी कुछ अनरीडेबल है। यहाँ पे बस आप स्ट्रिंग पढ़ सकते हो कि ये सब ब्राउज़र्स के लिए कुछ कंडीशन लिखी हुई होंगी ताकि गूगल हर जगह हर कंडीशन में चल सके। तो ये 1 by 1 काफ़ी कुछ जावास्क्रिप्ट गूगल डाउनलोड करता है। ये एक PNG फाइल है, गूगल का लोगो जो कलरफुल लोगो आया था वो इसके बाद लोड हुआ है। यहाँ नीचे वापस एक जावास्क्रिप्ट है, ये लोड हुई है गूगल की। काफ़ी कुछ सेम फॉर्मेट आप देखोगे हेडर्स में, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, और ज़्यादातर इनकोडिंग gzip हुई है, वो हम बाद में देखेंगे उसका इम्पैक्ट क्या होता है इस gzip का। फिर ये थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे आइकन से भी पता लग रहा है अलग है। इसका कंटेंट क्या है वो देखते हैं। तो कोई भी फाइल उसके रिस्पॉन्स हेडर में आप चेक कर सकते हो कौन सी टाइप की है, क्योंकि जनरली डॉट से नहीं पता लगता। तो टेक्स्ट CSS इसका टाइप है, तो ये CSS फाइल है। कई बार उनका एक्सटेंशन नहीं आता है वेब पे, तो ये टेक्स्ट CSS टाइप की है, तो इसमें CSS होगी, कुछ बेसिक CSS। तो प्रीव्यू या रिस्पॉन्स में आप इस CSS को देख सकते हो। तो बहुत ही छोटी सी CSS है, कुछ खास इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। कुछ मामूली चेंजेस शायद उसने किए हैं हमारे ब्राउज़र और उसके हिसाब से। नेक्स्ट है कि यहाँ सर्च बॉक्स से रिलेटेड कुछ स्प्राइट्स, WebP फॉर्मेट। WebP फॉर्मेट क्या होता है? तो JPEG फॉर्मेट की तरह गूगल का एक और फॉर्मेट है WebP, उससे भी अच्छा फॉर्मेट है, ज़्यादा कंप्रेस करता है फाइल्स को। तो यहाँ पे एक स्प्राइट आई है। स्प्राइट मतलब छोटी छोटी इमेजेस को एक ही इमेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि कम रिक्वेस्ट की जाए। ये एक परफॉर्मेंस की चीज़ है। WebP अपने आप में एक परफॉर्मेंस की चीज़ है। फिर स्प्राइट यानी छोटे छोटे लोगोज को कंबाइन करके कम रिक्वेस्ट करना, ये भी एक परफॉर्मेंस की चीज़ है। तो अब आप देख रहे हो ये लोगोज हैं वो जो ये साइट में आ रहे हैं। कुछ ट्रेंडिंग का लोगो और वो सब भी था, तो अभी एक्चुअली ट्रेंडिंग आ नहीं रहा है। तो आई थिंक उसका रीज़न है कि मैंने, क्योंकि IP एड्रेस देख लिया मैंने, इस वजह से गूगल अब, क्योंकि मेरी कुकी वगैरह सेट कर चुका है, मेरा सेशन बना चुका है, तो अब वो ट्रेंडिंग दिखा नहीं रहा। जब आप खाली फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो ट्रेंडिंग सर्चेस भी वो दिखाता है। तो उसको भी हमें अभी थोड़ी देर में करके देखते हैं। मतलब मैं इस टैब को अगर बंद करके वापस सब कुछ रीलोड करूँगा तो वापस से डिफ़ॉल्ट ट्रेंडिंग मेरे को दिखाएगा। तो ये ट्रेंडिंग भी सर्चेस आती कहाँ से हैं? अभी तक जो कोड आया उसमें कहीं भी ट्रेंडिंग का सवाल नहीं था। तो ये कुछ एक पिंग रिक्वेस्ट होती है, Gen 204 क्या है, ओके नहीं है ये है समथिंग क्रिएटेड। तो क्या क्रिएटेड? कुछ लॉग या कुछ ऐसा है जो गूगल क्रिएट करता है। ये चीज़ आप बार बार देखोगे गूगल के रिस्पॉन्स में, और ये समझ में भी नहीं आता है क्या है। तो कुछ तो वो क्रिएट कर रहे हैं अपने लॉग्स के लिए और ऐसा कुछ, तो ये बार बार आती रहेगी। अब यहाँ पे एक सर्च क्वेरी हुई है। अब सर्च क्वेश्चन मार्क फिर क्यू ही मेन चीज़ है जिससे गूगल सर्च करता है, वो हम आगे देखेंगे जब सर्च करेंगे। पर अब इसने कुछ क्या क्वेरी कर लिया, मैंने तो कुछ भी सर्च नहीं किया था। तो इसमें आप जाके देखोगे तो इसने कुछ एम्प्टी सर्च किया है। तो रिस्पॉन्स में देखो, प्रीव्यू करो तो यहाँ पे आप देखो ये क्या आ रहा है, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, ये सब ट्रेंडिंग कुछ टॉपिक्स हैं, अभी नहीं दिख रहे थे बट ये शुरू में आए होंगे। उसके बाद मैं IP एड्रेस पे चला गया, उसकी वजह से गायब हो गए। पर ये कुछ टॉप 10 आज ट्रेंड जो चल रहे हैं यहाँ, वो सब आए होंगे। तो एक बार ट्राई करते हैं वापस से इन ट्रेंडिंग्स को लाने की। मैं बंद कर देता हूँ और रीलोड करता हूँ। अब ये पूरा डार्क मोड भी आ गया, तो अचानक पता नहीं गूगल ने क्या समझा और
वो नए तरह का पेज आ गया है। तो यहाँ पे आप देखो ये इवन टॉपिक्स भी चेंज हो गए हैं। अब इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो नेटवर्क में एक्चुअली मैंने प्रिजर्व लॉग कुछ कर रखा है चेक बॉक्स, तो पुराने लॉग्स भी होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप चेक करोगे तो अभी भी ये पुराने ही दिख रहे हैं। तो हाँ, मैं क्लियर कर देता हूँ और रीलोड करता हूँ। तो अब वापस देखते हैं टॉपिक्स। अब थोड़े और चेंज हो गए हैं, ऑर्डर चेंज हो गया है कुछ, बट एक्चुअली वही चीज़ हमको दिखाई देनी चाहिए। तो अगेन जाते हैं वहाँ पे जहाँ सर्च क्वेरी ये है। तो अब आप देख रहे हो ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में ट्रेंडिंग वहाँ पे दिखाई दे रहा था। तो एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो कि यही ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक एजेक्स रिक्वेस्ट है, फर्स्ट एजेक्स रिक्वेस्ट। एजेक्स रिक्वेस्ट क्या होती है? जो मतलब आप एड्रेस बार में टाइप नहीं करते, पेज चेंज नहीं होता, अपने आप जावास्क्रिप्ट से ही इंड्यूस होके एक रिक्वेस्ट जो जाती है। तो फर्स्ट एजेक्स रिक्वेस्ट जो हुई है वो ये है, इससे इसे ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आया है। तो ये भी गूगल बाद में करता है, अगर आप बहुत स्लो नेट पे हो तो ये बाद में ही होगी। अब इसके आगे कुछ वापस जावास्क्रिप्ट हैं, कुछ गूगल की एपीआईज लोड हो रही हैं, साइन इन से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा, फिर ये जेन पिंग है, फिर लॉग की कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ है। काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें, गूगल बहुत कुछ करता है बिहाइंड द सीन्स, तो वो सब कुछ हमको समझने का इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और सब कुछ इनकोडेड भी होता है, तो उस लैंग्वेज से भी क्लियरली नहीं पता लगा सकते कि ये क्या है। अगर आप लॉग्ड इन होते तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आती। तो यहाँ पे मैं अब डिवाइड करता हूँ। एजेक्स रिक्वेस्ट देखते हैं, ऊपर यहाँ टैब पे XHR पे क्लिक करो तो एजेक्स एक तो हमने देखी थी, ट्रेंडिंग वाली है ही। उसके अलावा यहाँ भी कुछ है, क्वांटम सिल्क, आई डोंट नो ये क्या मतलब है। फिर उसके बाद में भी कुछ लॉग है, जैसे एंड्रॉइड बैकअप ये वो, तो कुछ लॉग वो जनरेट कर रहा है या रिस्पॉन्स भेज रहा है। तो 2-3 एजेक्स रिक्वेस्ट गूगल ने खुद ही क्रिएट की, क्योंकि अभी तक हमने सर्च तो कुछ किया नहीं है। उसके अलावा JS में आप देखोगे तो खूब सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैं। फिर CSS एक जो हमने देखी थी इमेज, गूगल का लोगो अभी डार्क मोड में, तो ये वाइट वाला लोगो दिखाई देगा। शुरू में वो एक कलरफुल आया था, तो क्यों डार्क मोड आई डोंट नो। उसके बाद में सर्च बॉक्स स्प्राइट्स हैं, फिर कुछ चीज़ें हैं जो सही से लोड नहीं हुई। उसके बाद मीडिया में कुछ नहीं है। उसके बाद फॉन्ट में कुछ नहीं है। फॉन्ट में अगर आप देखोगे तो कई बार यहाँ पे कुछ होता है, गूगल की खुद की कुछ फॉन्ट्स होती हैं और वो कुछ WOFF फॉर्मेट कुछ होता है, उसमें लोड होती हैं। तो हर बार ये खाली नहीं आएगा, मैंने चेक किया था, बट अभी ये खाली आ रहा है, तो लेट्स सी। उसके बाद में आप दूसरे टैब्स चेक कर सकते हो। डॉक में जितने भी HTML हैं वो डॉक्स दिखाई देंगे, या आप किसी भी पेज के लिए कर सकते हो। फिर वेब सॉकेट कोई हुआ नहीं, चैट्स में दिखाई देता है। वेब असेंबली यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वापस से सब पे आ जाते हैं। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन को एक अलग नजरिए से देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए 57 रिक्वेस्ट गई, 1.1 MB ट्रांसफर हुआ डेटा, 3.3 MB रिसोर्सेज बन गए। ट्रांसफर इतना हुआ, बन कैसे गए? क्योंकि काफी कुछ कंप्रेस था, वो अनकंप्रेस हुआ डेटा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 साइजेस लिखी हुई हैं। इतना 43 KB आया, 137 बन गया। मतलब ये gzip हम डिस्कस कर रहे थे ना कि सर्वर हर चीज कंप्रेस भेजता है, तो क्रोम उसको डीकंप्रेस कर लेता है और वो फुल। तो इससे आपका काफी सेव होता है डेटा नेट पे। तो आपका सर्वर जितना अच्छा कंप्रेस करेगा उतना बढ़िया है। तो कुछ भी कंप्रेस नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे आप देखिए कितना रेशियो है, 82 है, 275 है। तो कितना, कई जगह तो 1/3 1/4 इतना कंप्रेशन उसने किया हुआ है। तो कंप्रेशन एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। उसके अलावा जैसे आपने पहले देखा स्प्राइट, वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक थी। WebP वो भी एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो फॉर्मेट है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कैशिंग। तो यहाँ मैंने डिसेबल कैश कर दिया, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो भी सकता है, नहीं भी। तो आप यहाँ एक डेटा याद रखो, 57 रिक्वेस्ट, 1 MB ट्रांसफर्ड, 3.1 MB रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसा कुछ अभी आया है विदाउट कैशिंग, मतलब शुरू में लोड किया। तो अब रीलोड करते हैं। इंस्पेक्ट किया और वापस से नेटवर्क टैब पे, पर यहाँ मैंने प्रिजर्व लॉग कर रखा है, उसकी वजह से गड़बड़ हो रही है कि पुरानी रिक्वेस्ट भी ऐड अप हो गई हैं। तो अब रीलोड करते हैं। अब आप देखो तो रिक्वेस्ट भी कम हो गई, पर यहाँ खास बात है 52 KB ही डेटा ट्रांसफ़र हुआ है और वो 1.7 MB बन गया। तो इतना कम डेटा ट्रांसफ़र कैसे हुआ? और पेज तो लोड हुआ होगा गूगल का। तो आप ये देखो HTML तो उतना का उतना ही है, 43 वाला। उसके अलावा सर्च क्वेरी भी गई है कोई, जो ट्रेंडिंग सर्च की होगी मोस्टली। तो ये दोनों ही हुए हैं, उसके अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं है लोड। इनको ही ऐड करोगे तो 52 के आसपास आता है। तो बाकी सब चीज़ें डिस्क कैश, मेमोरी कैश ऐसे हो गई हैं। डिस्क कैश मतलब
जो आपकी हार्ड डिस्क की फाइल में सेव्ड है। तो क्रोम ने अपनी टेम्परेरी फाइल्स में सेव कर लिए हैं ये सब जावास्क्रिप्ट, जो बड़ी बड़ी जावास्क्रिप्ट थी, और ऐसे ही कुछ चीज़ें मेमोरी कैश यानी आपकी रैम में और भी फास्ट उसमें उसको स्टोर कर लिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैशिंग इनेबल्ड होती ही है, इसीलिए आप गूगल ओपन करते हो तो इतना फास्ट ओपन होता है, क्योंकि आप रोज़ ही उसको ओपन करते हो, तो कहीं ना कहीं ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव्ड ही रहती हैं। बस उसकी HTML और AJAX कुछ चीज़ें वापस लोड होती हैं ताकि लेटेस्ट वर्जन ही आए गूगल का आपका हर दिन, बाकी सब कैशिंग से। तो इतना कैशिंग से अब आप देखो नीचे कितना फ़र्क पड़ रहा है, 47 KB ही ट्रांसफ़र हो रहा है, और रिसोर्स तो वापस 1.5 MB या उतना बन रहा है वो वापस से। तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इससे। कोई साइट अगर आप अपनी सर्वर पे भी कैशिंग इनेबल करते हैं, कैशिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप सर्वर साइड पे कैशिंग इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे और भी डिटेल में आप देख सकते हो। इसके अलावा कुकीज़ वगैरह की कितनी कुकी सेट कर रहा है ये, पहले 3 कुकीज़ सेट कर रहा था, पर अब आप देखो तो 5 कुकीज़ सेट कर रहा है। तो आई डोंट नो, इसको रीलोड में डार्क मोड भी हो गया, कुकी भी चेंज हो गई, कुछ ना कुछ गूगल में चलता रहता है और हर बार वो एक, तो बहुत ही डायनेमिक चीज़ें होती हैं, हमेशा एक जैसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आप भी अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो थोड़ा आपका फ़र्क हो सकता है। तो यहाँ OTJ करके कुछ अलग ही कुकीज़ आ गई हैं अब, और पुरानी कुकीज़ भी हैं 1P जार और AEC करके अभी भी वो दिखाई दे रही हैं, बट कुछ तो गूगल काफ़ी कुछ सेव कर रहा है। अब फाइनली सर्च करते हैं, तो मैं एक सर्च क्वेरी लिखता हूँ और इसको भी हम ट्रैक करेंगे कि इससे क्या AJAX रिक्वेस्ट जा रही है या क्या हो रहा है। तो एक्चुअली इसके लिए भी पहले वैसे तो मैं पिज़र लॉग हटा चुका हूँ, तो अब क्लियर कर लेते हैं फिर भी। तो अब यहाँ पे एक सर्च क्वेरी गई, यहाँ URL लंबा सा हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट है ये Q इक्वल टू कोडर दोस्त, ये देखना। तो Q में ही सर्च क्वेरी जाती हैं। तो इंस्पेक्ट करके आप देखो, अब नेटवर्क पे आप गए तो यहाँ पे सर्च क्वेरी है गेट टाइप की, और रिस्पॉन्स में आपके पास तो AJAX रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि आप नए पेज पे आ गए, तो एक तरह से नया पेज रिस्पॉन्स में आपको देता है। तो Q इक्वल टू कोडर दोस्त, OQ करके भी कुछ गया है, उसका मेरे को पता नहीं क्या है, और कुकीज़ गई हैं साथ में। ये रिक्वेस्ट कुकीज़ हैं, मतलब अब ये रिक्वेस्ट में जा रही हैं, रिस्पॉन्स में तो बस ये आई है। रिक्वेस्ट में कैसे जा पा रही हैं, क्योंकि पहले ही गूगल ने वो सेट कर दी थी, तो अगली रिक्वेस्ट से तो हर बार जाएंगी ही। और पेलोड में सब कुछ है, और रिस्पॉन्स में क्या है, तो रिस्पॉन्स में पूरा गूगल का पेज है। दिस माइट इंक्लूड की जो रिजल्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट्स भी उसके अंदर इंक्लूड होंगे, या फिर हो सकता है कहीं AJAX में अलग से वो इंक्लूडेड हों। तो ऐसे करके पूरा सर्च का एक रिस्पॉन्स आया है। तो ये Q वाले पैरामीटर से प्ले अराउंड करके देखते हैं। तो मैं Q को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और सीधे URL में ही मैं यहाँ पे फेसबुक सर्च करता हूँ, उसको एंटर कर देता हूँ। तो अब आप देख रहे हो फेसबुक आ गया, और यहाँ क्वेरी में भी अपने आप चेंज हो गया। तो यहाँ Q ही एक मेन पैरामीटर है जिसको गूगल देख रहा है, बाकी सारे पैरामीटर्स होंगे पर वो जनरली आपके सेशन और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं। एप्लीकेशन में भी देखते हैं, तो जैसे google.com ने लोकल स्टोरेज में भी काफ़ी चीज़ें स्टोर कर रखी हैं, ज़्यादातर समझ में नहीं आ रही, पर ये प्रीवियस क्वेरी है। तो PQ में प्रीवियस क्वेरी जो आपने लास्ट क्वेरी की थी वो लोकल स्टोरेज में सेव कर रहा है। ऐसे ही सेशन स्टोरेज, ये सब हम पहले समझा चुके हैं वीडियोस में कि क्या होते हैं लोकल स्टोरेज वगैरह। कुकीज़, तो कुकीज़ हम वहाँ पे भी देख चुके हैं, तो वही कुकीज़ है, पर ओवरऑल सारी कुकीज़ आपको देखनी हो डोमेन की तो यहाँ पे देख सकते हो, उनकी एक्सपायरी देख सकते हो। कई तो अगले साल एक्सपायर हो रही हैं 2023 में, एक साल बाद, उसमें भी अलग अलग मंथ्स में। कोई है जो 24 घंटे में ही एक्सपायर होने वाली है। और इन कुकी में जो वैल्यूज़ हैं, ज़्यादातर वैल्यूज़ हमको समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ गूगल का इंटरनल है, पर हाँ जैसे 1P जार में कुछ डेट वगैरह लिखी हुई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल हर बार हमारे क्लाइंट से उठा लेगा। तो हर बार जब भी अब आप गूगल पे कुछ सर्च करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन साथ में जाएगी, तो उसको आपका प्रीवियस रिकॉर्ड भी क्रिएट होता जाएगा उसके सर्वर पे। तो इवन दो अगर आप लॉग्ड इन नहीं हो तो भी कुछ इन्फॉर्मेशन तो गूगल सर्च, अगर आप लॉग्ड इन हो तो आपका डेटाबेस परमानेंटली सेव हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। तो कुछ और चीज़ें देखते हैं। google.com में वापस से ट्राई कर रहा हूँ, और इस पर हम स्लो स्पीड पे इसको करके देखेंगे। तो स्लो स्पीड पे करने के लिए कुछ होता है थ्रॉटलिंग, तो यहाँ नो थ्रॉटलिंग है अभी। इस पर स्लो 3G और ये सब तो उसमें पहले से ही होती हैं। मैं इसको डॉक कर लेता हूँ नीचे, अब रीलोड करके देखते हैं। तो अब गूगल बहुत स्लो लोड होगा, तो देखते हैं स्लो 3G जैसा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे
फाइल्स धीरे धीरे आ रही हैं और आप थोड़ा देख पाओगे। हमारी फुल स्पीड में तो दिख भी नहीं पाता कि फाइल कैसे लोड हो रही है। गूगल का पेज पार्ट्स बाय पार्ट, कोई बड़ी साइट में तो ये आपको काफ़ी पता लगेगा कि क्या पार्ट पहले लोड हो रहा है। आप खुद की साइट को भी ऐसे एनालाइज करके देख सकते हो। ये यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दिया कि कैसे चीज़ें लोड हो रही हैं और ये ट्रेंडिंग है, जैसे ये बाद में लोड हो रहा है, पर अभी भी क्लियर नहीं दिखाई दिया। तो मैंने इसके लिए एक और प्रोफाइल बनाई है और वो स्लो 3G से भी स्लो है, तो इसका नाम है वेरी स्लो नेटवर्क। और ये आप भी बना सकते हो, नीचे ऑप्शन है ऐड करने का। तो बहुत ही 1-2 kbps स्पीड रखी होगी मैंने, कैश तो डिसेबल्ड रखना चाहिए ऐसे में। अब रीलोड करके देखो तो एक एक फाइल ही कितनी धीरे आ रही है। तो यहाँ देखो 7 KB 12 KB बहुत धीरे डेटा आ रहा है। और यहाँ अब गूगल का लोगो आया था और अब ट्रेंडिंग में देखो तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी टाइप करो तो ऑटो कंप्लीट भी नहीं आ रहा है। तो बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ XHR पे देखो तो अभी तक तो वो फाइल ही नहीं आई है XHR, मतलब जो एजेक्स रिक्वेस्ट जिससे ट्रेंडिंग, अब ट्रेंडिंग की वो रिक्वेस्ट ही नहीं आई तो अब कैसे गूगल लोड करेगा। तो यहाँ से आप कंसेप्ट वाइज देख भी सकते हो कि क्या चीज़ पहले इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए। यहाँ इनिशिएटिव स्क्रिप्ट्स वाला टैब भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये पता लगता है कि कौन से कोड ने नेक्स्ट फाइल को, इस फाइल को कॉल किया था। तो आपको पता लगाना हो ना कि ये फाइल क्यों लोड हुई, तो ये इनिशिएटर से चेक कर सकते हो कि कौन सी फाइल की वजह से आया। अभी भी ये हमारी एजेक्स आई नहीं है, जब ये आ जाएगी तभी हम यहाँ पे ट्रेंडिंग सर्च देख पाएंगे। तो फाइनली ये आ गई है। पेलोड में देखते हैं, प्रीव्यू में यहाँ आ गया, वहाँ अपने आप भी आ गया ऊपर। तो जैसे ही ये लोड हुआ वैसे ही वो ऊपर वाला भी लोड हो गया है। तो एक तरह से अब हम समझ रहे हैं कि कैसे नेटवर्क में एक रिक्वेस्ट से मामला चालू होता है, रीडायरेक्शन वगैरह ये वो, उसके बाद में सारी चीज़ें, फिर एक HTML आती है, उस HTML से बहुत कुछ निकल के आता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट जाती हैं। गूगल इस सब को बहुत अच्छे से करता है, मतलब गूगल तो अच्छे से करेगा ही तभी वो गूगल है। तो उसमें हर चीज़ कितनी डिवाइडेड है, कैसे जावास्क्रिप्ट अलग अलग तोड़ी हुई है उन्होंने। हर चीज़ जो पुरानी है, जो बार बार यूज़ होती है, उसको वो कैश में डाल देते हैं। हर चीज़ जो नई है उसको एक एजेक्स रिक्वेस्ट से लेके आते हैं। तो ऐसे करके आप भी अपनी साइट को इम्प्रूव कर सकते हो। बहुत सारे सर्वर कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गूगल के पेज को एनालाइज करके केवल नेटवर्क टैब से हमने एनालाइज किया है। तो कुछ और वीडियोज़ हैं जो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, जिससे आप और सर्वर कंसेप्ट देख सकोगे। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने अगर ढूंढी हैं, कहीं देखी हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम उनको एक्सप्लोर कर सकें।